गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज की मैथ्स की क्लास चौथी लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स पे और ये अंतिम लेक्चर है इस साल के सिलेबस का। ठीक है, आज के लेक्चर के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको एवरेज या मीन का वैल्यू बता दिया था। मीन के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी कि समाई एफ आई एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि समेशन एफ आई। ऑल राइट, इस चीज़ को हम लोगों ने कर लिया था 2290 बटे में 50। तो 5 चौक 20, 5 25 और कितना 540। तो ये 45.80 kg के आ गया था, बच्चों का वजन आ गया था औसत, है ना। यानी आप बोल सकते हैं कि टोटल जो 50 बच्चे हैं उनका औसतन वजन कितना है, 45.80 kg है। ऑलराइट, तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, किसका, बहुलक का। बहुलक यानी कि मोड। मैंने आपको बताया था कि मोड निकालने के लिए आपको मॉडल क्लास निकालना आवश्यक है। ठीक है, नॉर्मली मोड निकालने के लिए क्या होता था, हम लोग डेटा लेते थे, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ उसको हम लोग मोड कह देते थे। लेकिन यहाँ पे डेटा एक क्लास में बटा हुआ है, वर्ग में बटा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर किसी ना किसी वर्ग में ऐसा वर्ग होगा, कोई ना कोई ऐसा क्लास होगा जहाँ पे एक जैसे वजन वाले सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे। समझ रहे हो। जैसे आप अगर देख के बोलो तो यहाँ पे आपको मॉडल क्लास कौन नज़र आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो उसके मॉडल क्लास होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि बहुलक निकालना है तो बहुलक वर्ग खोजना होगा। बहुलक वर्ग कैसे आएगा, जिसमें बहुलक होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो किसमें बहुलक होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इस वाले वर्ग में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास 40 से 50। ठीक, मॉडल क्लास मिल जाने के बाद आपको क्या मिल जाता है, एफ आई मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कुछ कुछ चीज़ें। F1, सॉरी, जो आपका मॉडल क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे दर्शाते हैं, F1 से दर्शाते हैं। तो F1 की वैल्यू आ गई 29। मॉडल क्लास के पहले के क्लास की वैल्यू, समझ रहे हो, यानी कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग का क्या निकालोगे आप, बारंबारता, उसको क्या कहते हैं, F0। उसकी वैल्यू है यहाँ पे 11। मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, उसको क्या कहते हैं, F2। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास एंड सक्सीडिंग मॉडल क्लास। समझ रहे हो, तो ये दो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, F1, F0, F2 है आपके पास। इसके अलावा यहाँ डिस्कस करने लायक क्या है, क्लास साइज, है ना। क्लास साइज को हिंदी में वर्गाकार कहते हैं। तो वर्गाकार शब्द से जैसा आपको पता चल रहा होगा, वर्ग का आकार, तो प्रत्येक वर्ग का आकार आप क्या देख सकते हो, h बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका वर्गाकार। इसके अलावा भी कुछ रह गया था क्या, हाँ, लोअर लिमिट ऑफ, क्या लेंगे हम, एल। एल बराबर होता है लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा। किसकी निम्न सीमा, मॉडल क्लास की निम्न सीमा। समझ रहे हो, तो मॉडल क्लास की निम्न सीमा आपको क्या दी गई है, 40 दी गई है। ठीक है ना। मॉडल क्लास की निम्न सीमा क्या है, 40 है। तो इसके आधार पर आप क्या निकाल सकते हो, मोड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। फॉर्मूला क्या है मोड के लिए, क्या होता है, एल प्लस F0 माइनस, सॉरी, F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2, ऑल राइट, इंटू एच। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, किसका है, मोड का है। ठीक, तो अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करके आंसर निकालना तो बहुत आसान है, आप कर ही लेंगे। करके देख लेते हैं क्या, चलो देख लेते हैं। 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू है 29 माइनस F0 है 11 बटे में 2 टाइम्स F1, मतलब कि 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 58 माइनस F0 वैल्यू क्या है आपकी 11 माइनस F2 की वैल्यू क्या है 6 गुणा क्लास साइज, क्लास साइज आपको मिला था क्या, 10। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 18 बटे में कितना आ जाएगा, 17 गया तो 41 गुणा 10।
सॉल्व करोगे लगभग आपको मिलेगा इसकी वैल्यू 44.39 kg। ठीक, तो बहुलक वर्ग में आप क्या बोल सकते हो सर, ज्यादातर बच्चों का वजन क्या होगा, सबसे अधिक, मतलब अगर आपको बोला जाए तो 44.39 kg एक ऐसा वजन है सर जिस वजन के बच्चे सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों कि हो सकता है ये एग्जैक्ट डाटा ना हो। क्यों ना हो एग्जैक्ट डाटा, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में वर्गीकृत किया था, तो जब डाटा ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा हम लोग कंसिडरेशन लेकर चलते हैं कि थोड़ी मोड़ी जानकारी इधर उधर होगी, चल जाएगा, लेकिन इसके आसपास ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप 44.39 को क्या मान रहे हो, फिलहाल एक बहुलक मान रहे हो। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका मोड। अब ध्यान दो बच्चों, मोड का वैल्यू, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आप कल बताना रह गया था। ये जो मोड की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, या तो ये मोड की वैल्यू एल के पास आएगी, या तो एल प्लस, या तो ये मोड की वैल्यू जो है एल के पास आएगी, मतलब 40 के निकट रहेगी, या फिर आप बोलोगे 40 सॉरी एल प्लस एच के पास आएगी, एल प्लस एच के पास आएगी। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, या तो सर मोड की वैल्यू जो है 40 के पास होगी, या 40 प्लस एच, एच की वैल्यू क्या है 10 है, यानी कि 50 के पास आएगी। समझ रहे हो, या तो लोअर लिमिट के पास आएगी या तो अपर लिमिट के पास आएगी। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ 48 वैल्यू आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो एल प्लस एच के पास है या नहीं। समझ रहे हो, 42 आ रही है तो आप बोलोगे सर ये तो एल के पास है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि मोड की वैल्यू किसके पास आ रही है, कैसे आ रही है, और ये कैसे बोला जा रहा है। तो मोड का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एल बराबर के बराबर हो सकता है। मिनिमम वैल्यू मोड का क्या होगा, 40 के बराबर हो सकता है। ऑलराइट, और मैक्सिमम वैल्यू मोड का क्या होगा, एल प्लस एच के बराबर हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। अब उसको हम इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, यहाँ एक कहना क्या चाह रहा है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। तो मोड क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में क्या था 2F1। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, F1 प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2, ऐसे लिख सकते हैं क्या। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको दोबारा कैसे लिख सकते हो, और देखो अगर मैं आपको बोलूं इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, देखो F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, सिर्फ रीअरेंज कर दिया है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज कर दिया है। सॉरी यही था क्या, हाँ यही था। तो अब आपका देखो बच्चों, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है, ये वैल्यू F1 F2 की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब होता है, F1 माइनस F2 जीरो होने का क्या मतलब होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी F1 है, ये जो फ्रीक्वेंसी F2 है, ये दोनों बराबर हो जाए। अगर ये 29 है, ये भी 29 हो जाए। अगर ऐसा कोई केस मिलता है आपको, तो क्या बोलोगे आप, सर F1 F2 तो मिलके 0 हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 बराबर हो जाएंगे, ये ऊपर और नीचे का कट जाएगा अंश और हर, तो आपको मिलेगा क्या, 1। तो वैसे केस में आपकी वैल्यू क्या आ सकती है, एल प्लस एच आ सकती है। वेरी वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये आपको मैक्सिमम वैल्यू किस कंडीशन में मिलेगी, जब F1 F2 बराबर हो जाएंगे। मतलब F1 ये F2 ये दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए, तो आप बोल सकते हो सर मोड की वैल्यू सबसे अधिक आएगी, क्या होगी, वो एल प्लस एच होगी। और इसी प्रकार से मोड की वैल्यू एल के बराबर भी आ सकती है, सिर्फ एल के बराबर, मतलब लोअर लिमिट के बराबर ही आ सकती है। कैसे आ सकती है, अगर F1 माइनस F0, यानी कि F1 और F0 ये दोनों अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, F1 माइनस F0 क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, सर ये एल के बराबर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि F1 माइनस F0 बराबर हो गए तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। अगर ये 0 हो गए तो एच के साथ मल्टीप्लीकेशन भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एल बचेगा। तो ऐसे केस में क्या आएगा, आपको मोड की वैल्यू मिल जाएगी एल के बराबर। ठीक है, तो मोड की वैल्यू या तो एल के बराबर आ सकती है, एल एल प्लस एच के बराबर आ सकती है। तो ये क्या है, मैं सिर्फ रेंज बता रहा हूँ आपको, बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, ऐसा होने के रेयर चांसेस है, आपको कोई डेटा ऐसा नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये हो गया आपका मोड का एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, तो वैल्यूज जो आएंगी उसको आप कहाँ से कहाँ तक देखोगे, सर वैल्यूज मोड की या तो एल के बराबर आएंगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, या फिर एल प्लस एच के बराबर आएगी, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोड। मोड डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, मीडियन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो मीडियन के लिए ये डेटा आवश्यक नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
ठीक, आई होप ये आप दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं इसको मिटा देता हूँ और ये भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिड पॉइंट आई डोंट थिंक इसकी भी ज़रूरत है हमें। ठीक है, और जो पहले का वर्क है उसको मिटा देते हैं। ठीक, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब हमको क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन बच्चों, मीडियन यानी कि माध्यिका। और इतना जो आप पिछले 3 लेक्चर में माध्यिका पढ़ के आए हो, वहां पे क्या देखा आपने? 2, 5, 6, 9 और फिर क्या? 7। इस टाइप का डेटा दिया हो तो आप क्या करते हो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, बढ़ते क्रम में। तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर अगर इवन है तो बीच के 2 पदों का एवरेज, और अगर ऑड है तो सिर्फ बीच का पद। ये क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है। तो आपने क्या किया? मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा को सेग्रीगेट करना होगा इस प्रकार से कि वो डेटा बढ़ते क्रम में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बीच का व्यक्ति कौन है। जो बीच का होगा वही क्या होगा? मीडियन होगा। ठीक है, तो मतलब मीडियन का मतलब क्या होता है? जिसके दाएं ओर और बाएं ओर बराबर लोग हों। समझ रहे हो? जिसके दाएं ओर और बाएं ओर बराबर मात्रा में संख्याएं हों। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये जितने स्टूडेंट्स हैं इनको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। इस प्रकार से 2 भाग में बांटना पड़ेगा कि लेफ्ट तरफ जितने बच्चे आए वो बराबर हो राइट तरफ जितने बच्चे आ रहे हैं उसके। ठीक है, तो बच्चों को बांटना है, लेकिन हमारे पास तो संख्या कैसे अवेलेबल है? 11, 29, 6, 3, 1। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे संचयी आवृत्ति लेनी पड़ती है। समझ रहे हो? यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता है। तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों ले रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति। ठीक, CF से दर्शाते हैं। ऑलराइट, अब CF इसको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो से कम विधि यानी कि लेस देन मेथड, या फिर से अधिक विधि यानी कि मोर देन मेथड। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने कहाँ पढ़ी है? क्लास 9 में पढ़ी है। थोड़ा रिवीजन करोगे तो मिल जाएगी, वरना इस क्लास पे ध्यान दोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? संचयी आवृत्ति निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं से कम विधि। ठीक है, से कम यानी कि लेस देन मेथड। इस मेथड में क्या होता है? हम अपर लिमिट लेते हैं। ठीक है, उच्च सीमा लेते हैं। तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 40 केजी से कम वजन वाले कितने बच्चे हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर 11 है या नहीं है? 30 से 40 में 40 केजी अगर एग्जैक्टली किसी का वजन होगा तो वो कहाँ पे आएगा? वो अगले ग्रुप में आएगा। समझ रहे हो? वो इस ग्रुप में नहीं आएगा, क्योंकि 40 से 50 हमेशा क्या होगा? अपर लिमिट से कम वाली संख्या तक ही लेते हैं। अपर लिमिट के बराबर आ जाए तो वो अगले वाले में चली जाती है। ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं? ठीक है, ये आपका क्या है? अपवर्जी वर्ग है। ठीक है, तो अपवर्जी वर्ग में क्या होता है? जब आपको अपर लिमिट के बराबर वैल्यू मिलती है किसी वर्ग के, तो वो अगले वर्ग में चली जाती है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ 40 केजी से कम वजन वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर 11 बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 50 केजी से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर 50 केजी से कम में तो ये 29 भी आएंगे, लेकिन ये 11 जो है इनका भी वजन 50 से कम है। तो बिल्कुल सही बात है, 11 + 29 बराबर कितना आ गया? 50। ठीक, सॉरी 40। इसी प्रकार से 60 केजी से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर 40 + 6 यानी कि 46। ठीक, 70 केजी से कम वाले कितने बच्चे हैं? 46 + 3 यानी कि कितना? 49। और नेक्स्ट आ जाते हैं 80 केजी से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर 49 + 1 यानी कि 50। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपका समीशन FI है इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ? N लिख रहा हूँ, यानी कि टोटल बच्चों की संख्या। कोई डाउट है क्या इसमें? टोटल फ्रीक्वेंसी तो वही होगी ना, टोटल बच्चों की संख्या। तो ये N हो गया आपका। ऑलराइट, तो अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? मीडियन क्लास खोजना है। मीडियन क्लास यानी कि माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कैसे आता है? माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? एक n/2 लेना पड़ता है। n/2 मतलब जितने बच्चे हैं उनको आधा आधा कर दीजिए। ठीक है,
यही करते थे मीडियन में, आधा आधा करते थे, आधा लेफ्ट तरफ आधा राइट तरफ, तो वही करना है हमको। तो n/2 कीजिए, n कितना है 50 है, बटे 2 यानी कि 25। ठीक, तो n/2 आ गया आपका 25। अब आपको क्या करना है, संचयी आवृत्ति में यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कौन सा ऐसा क्लास है यानी कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी संचयी आवृत्ति क्या है 25 के बराबर। ठीक है, बराबर तो नहीं होगी, उसके आसपास या उससे अधिक हो। ठीक है, उसके कम नहीं लेना है। तो 25 से ज्यादा या उससे के आसपास आपको ऐसी वैल्यू लेनी है, समझ रहे हो। तो आपको वो वर्ग चुनना होगा जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति 25 के आसपास हो, ऑलराइट, या उससे अधिक हो। तो आप देखोगे सर ये 11 है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला वर्ग हो सकता है क्या, नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये 40 है, लेकिन 40 25 से ज़्यादा है, तो हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगा ना। यही तो बोल रहे थे हम कि हमको ऐसा वर्ग लेना है, ऐसा क्लास लेना है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 25 के आसपास या उससे अधिक हो। तो ये आपको मिल जाता है इमीडिएटली। तो ये आपका 40 से 50 क्या हो गया, इसी को हम बोलेंगे ये है आपका मीडियन क्लास यानी कि माध्यिका वर्ग है। अब इसका बोलने का मतलब क्या है, समझो बच्चों, कि 40 से 50 केजी का जो कैटेगरी है ना वजन का, इसी में आपका मीडियन वाला बच्चा खड़ा होगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, आप सोच के देखो। यहां से मैंने बच्चे खड़े करने चालू किए बढ़ते क्रम में, वजन के बढ़ते क्रम में, तो आप क्या देखोगे सर 11 बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, लेकिन टोटल डेटा कितना है, 50 बच्चों का है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये 11 बच्चों में आपको मीडियन मिल पाएगा क्या, नहीं, मीडियन कहाँ मिलेगा, 25-26 के आसपास मिलेगा। तो 25-26 आपको कहाँ मिलेगा, वो सेकंड वाले में मिलेगा। ठीक है, यहां से आप चालू करोगे तो ये कहाँ तक आ रहा है, ये आपका सेकंड वाला वर्ग आ रहा है। सेकंड वाला वर्ग आएगा, यहाँ पे आते आते 40 बच्चे टोटल हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर मीडियन यहाँ कहीं ना होगा, तो कौन सा वैसा क्लास है जो मीडियन क्लास है, तो ये 40 से 50 वाला है। ठीक, तो मीडियन क्लास आपको मिल गया है। मीडियन क्लास खोजने के लिए क्या करना है, n/2 लेना है। 25 वैल्यू मिल गई आपको, तो इसके आसपास या इससे अधिक वाला जो भी वर्ग होगा इमीडिएटली, वही आपका क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास आपको समझ में आ गया, मिल गया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब माध्यिका के लिए फॉर्मूला मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। माध्यिका कैसे आएगी आपकी, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF बटे में F, ऑलराइट बच्चों, इनटू H। तो अब ध्यान दो, H के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, ये वही है, क्लास साइज है यानी कि वर्गाकार है। L मतलब लोअर लिमिट है, लेकिन यहाँ पे किसका लोअर लिमिट है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है। ठीक, n/2 क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी थी या टोटल बच्चे जितने थे उसका आधा। यहाँ पे F क्या है, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को F बोल रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा F 29 जो है ये F के बराबर होगा। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखोगे। ठीक है, मीडियन क्लास खोज लिया, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, नीचे में आएगी। और ये जो CF है इस पे ध्यान दो बच्चों, ये CF में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। CF कौन सा लेना है, CF वो लेना है बच्चों जो आपके मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का CF हो, समझ रहे हो। यानी कि आपका मीडियन क्लास 40-50 वाला है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। तो CF आपको ये नहीं लेना है, ये आपका CF नहीं होगा। CF आपको क्या लेना है, ये वाला लेना है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। L की वैल्यू कितनी है 40 लोअर लिमिट, प्लस n/2 यानी कि 25 मिल गया था आपको। CF कितना आ जाएगा आपका, CF कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक, बटे में F कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, इंटू H, क्लास साइज कितना है आपका 10 है। ध्यान दो बच्चों, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो लेनी है ये वाली, वो किसके बराबर होगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेनी है वो प्रीसीडिंग क्लास है ना, मतलब जो भी वर्ग आपका मीडियन क्लास है उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे। तो CF आएगा ये वाला, F आएगा ये वाला। ठीक, S तो आपको पता ही है, इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा वैल्यू 40 प्लस 25 माइनस 11 मतलब 14 बटे में 29 गुणा 10, ऑलराइट। तो ये मुझे 1/2 जैसा दिख रहा है कुछ, तो ये 45 के आसपास वैल्यू आएगी, थोड़ी सी कम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, मीडियन, ऑलराइट। आंसर आएगा लगभग 44 पॉइंट कितना 83 के आसपास, 44.83 के आसपास। अब वैल्यू इसका आंसर आपको बुक में नहीं दिया है तो वेरीफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन ये करेक्ट है। ठीक है, तो मीडियन आपको कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूले से मिलेगा, और इस फॉर्मूले को मैंने आपको समझाया है कि ये क्या है एक्चुअल में। ठीक है, L लोअर लिमिट है, H क्लास साइज है, n/2 जितने बच्चों की फ्रीक्वेंसी उसका आधा है टोटल,
और ये आपका सी एफ है। सी एफ प्रीसीडिंग क्लास का क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये एफ है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है किसका, मीडियन क्लास का। ऑलराइट, तो बच्चों आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ, क्वेश्चंस बनाने की तरफ, प्रश्नावली, आखिरी प्रश्नावली, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है आपको। माध्य क्या होता है, मीडियन, मीन होता है, सॉरी, ठीक है। तो मीन आपको ज्ञात करना है। महिला शिक्षकों की संख्या दी गई है आपको प्रतिशत में, ठीक है। तो इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष निकालिए। आपको 5 निष्कर्ष लिखने हैं, ठीक है। पहले तो तालिका दी गई उसको पढ़ लो। महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दी गई है, तो 15 से 25% महिला शिक्षक जहाँ पे हैं, ऐसे कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। 25 से 35% महिला शिक्षक कितने राज्य में हैं, ऐसे 11 राज्य हैं, ठीक है। 35 से 45 वाले 7 राज्य हैं, 45 से 55 वाले 4 राज्य हैं, 55 से 65 4, 65 से 75 2, और 75 से 85, ठीक है, 1 राज्य है। तो ये आपको डेटा दिया गया है। इसके बेस पे आपको माध्य निकालना है। माध्य निकालना है यानी कि मीन निकालना है। तो आपको बताना है औसतन भारतवर्ष में कितनी प्रतिशत महिलाएं शिक्षिका हैं, ठीक है, मतलब कुल शिक्षक में से कितनी प्रतिशत महिलाएं शिक्षिका हैं। ऑलराइट, तो ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने डेटा आपके स्क्रीन पर लगा दिया है। तो ये बारंबारता सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल आप भी बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में 15 से 25%, 25 से 35%, ठीक है। आपको निकालना है मीन यानी कि माध्य। अब माध्य के लिए आपको पता है क्या करना होता है, जो भी वजन है उसके साथ आप, मतलब जो भी आपका प्रतिशत है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन यहाँ तो रेंज दिया हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम क्या मान लेते हैं, 15%, 25%, इनका क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, ठीक। अब मध्य बिंदु को और क्या बोल सकते हो आप, क्लास मार्क बोल सकते हो। क्लास मार्क को और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, वर्गांक कह सकते हैं। ऑलराइट, तो 15 + 25/2 मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 15 + 25/2 यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 25 + 35 यानी कि 30 आ जाएगा। 40, 50, 60, 70 और ये 80, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। अब आपको क्या करना है, ये मान लीजिए औसत रिप्रेजेंटेशन है। तो आप मान रहे हो 20% शिक्षिका वाले कितने राज्य है, 6 राज्य है। 30% शिक्षिका वाले 11 राज्य, 40% शिक्षिका वाले 7 राज्य, इस टाइप से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये आपका क्या दर्शा रहा है, ये XI दर्शा रहा है, और ये आपका क्या दर्शा रहा है, FI दर्शा रहा है, फ्रीक्वेंसी, और ये आपका टोटल परसेंटेज। ऑलराइट, तो अब आप क्या ले लोगे, FI XI, ठीक। FI XI क्यों करते हैं, कारण मैंने बताया था। 120, ये कितना आ जाएगा, 330, 7 चौक 28, 224, 140 और यहाँ पे 80। टोटल कर लीजिए आप लोग, ठीक। क्या आ जाएगी वैल्यू, 0, 9, 5, ठीक। तो 1290। इसको वेरीफाई कर लेंगे बच्चे सही है या नहीं है। तो ये 13 आएगा, ठीक है, 1390। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया आपका समेशन FI XI, ठीक। और वैसे ही आपको समेशन में क्या लेना है, समेशन FI भी लेना है। समेशन FI कितना हो जाएगा आपका, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ठीक है। तो ये कुल राज्यों की संख्या आने वाली है। तो कितना हो गया ये आपका, 17, 7 आपका 24, और ये 8, 32, 34, 35, ठीक है। 35 राज्यों की संख्या हो गई। तो बच्चों अब क्या निकाल लेंगे, मीन। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन FI XI अपॉन में क्या, समेशन FI, ठीक है। वैल्यू है 1390 बटे में 35, डिवाइड कर लो, लगभग ये आपका आएगा 39.71 समथिंग, ठीक है। ये आपका आ गया प्रतिशत में। तो मीन क्या है आपका, 39.71%। ये इसका मतलब क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि सर पूरे भारत में 39.71%, ठीक है, इतनी प्रतिशत महिला शिक्षकें हैं,
शिक्षिकाएं हैं, उसके अलावा बाकी सब क्या है, पुरुष शिक्षक है। समझ रहे हो बात को? कंक्लूजन क्या निकला कि औसतन 39.71% एवरेज आपके फीमेल टीचर्स हैं, इसके अलावा बाकी सारे क्या है, मेल टीचर्स हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन जो कि आपने मीन से निकाला। अब इसके अलावा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 कंक्लूजन और निकालिए। तो 5 कंक्लूजन और कैसे निकल सकता है बच्चों, कैसे निकल सकता है? और कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं तो आप एक कॉलम बना लो यहाँ पे, और ठीक, किसका कॉलम बनाओगे, CF का कॉलम बना लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलना चालू कर सकता हूँ, 25% से कम जहाँ पे महिला शिक्षक हैं, शिक्षिका है, ऐसे कितने राज्य हैं? तो आप बोलोगे 6 राज्य हैं। 35% से कम महिला शिक्षिकाएं हैं जितने राज्यों में, वैसे राज्यों की संख्या क्या है, 6 + 11 यानी कि 17। उसके बाद अगर कोई बोले 45% से कम कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पे महिला शिक्षिकाएं हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये 17 में 7 जोड़ दीजिए, 24। ठीक, वैसे ही आपका 55% से कम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। और आपको बोले 65% से कम तो ये आप बोलोगे 32। ठीक है, और फिर आपका 75% से कम कितने हो जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे 34। और वैसे ही आपका 85% से कम महिला शिक्षिकाएं हैं जितने राज्यों में, तो आप बोलोगे सर टोटल जितने हैं उतने के उतने आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, अब आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अगर आपको कोई बोले 45% से कम महिला शिक्षिकाएं हों, ऐसे कितने राज्य हैं हमारे पास, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर 28 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षिकाएं कितनी है, 45% से कम है। ठीक है, वैसे ही आपको बोले कि 75% से कम महिला शिक्षिकाएं जित राज्य में हो, ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर 34%। ठीक है, 34 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जहां पे महिला शिक्षकों की संख्या क्या है, 75% से कम है। ठीक, इसी प्रकार से आप से ज्यादा का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कौन सा मेथड है, से कम मेथड है। आप क्या कर सकते हो, से ज्यादा का भी निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 15% से ज्यादा, 15% से ज्यादा महिला शिक्षिकाएं जितने राज्यों में, ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल 6 + 11 + 7 + 4 + 4 + 2 + 1 यानी कि 35 राज्य ऐसे होंगे जहां कम से कम मतलब 15% से ज़्यादा ही महिला शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, अब आपको बोले कोई 25 से ज़्यादा, तो आप क्या करोगे, 35 में से 6 हटा दोगे, तो ये 29 राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 25% से ज़्यादा महिला शिक्षिकाएं मिलेंगी। 35% से ज़्यादा आपको खोजने हो तो क्या मिल जाएंगे, 22। ठीक है, 45% से ज़्यादा महिला शिक्षिकाएं हों ऐसे कितने राज्य हैं, है ना, तो आप बोलोगे सर ये 4 और घटा देते हैं, 18। ठीक है, 55% से ज़्यादा महिला शिक्षिकाएं वैसे कितने राज्य हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 18 में से और घटा दो, कितना है, 4 और घट गया तो ये 14। ठीक है, और वैसे ही 65 से कम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 65 से ज़्यादा मतलब कि 2 घटा दिए तो 12, और फिर 1 घटा दिए तो 11। ठीक है, ऑलराइट, तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हो, से कम मेथड से ज़्यादा मेथड। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बच्चों, विकेट्स टेकन बाय सम बॉलर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस आर गिवन इन द टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो नंबर ऑफ विकेट्स हैं 0 से 50, 50 to 100, 100 से 150 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं, 4 बॉलर, 5 बॉलर, 16 बॉलर, 12 बॉलर। राइट 5 कंक्लूजन फ्रॉम दिस डाटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या खोजना है, सबसे पहले तो मोड खोजना है। ठीक है, मोड क्या है, यानी कि बहुलक है। तो ज्यादातर बॉलर्स ने कितने विकेट लिए हैं, समझ रहे हो, इसका कंक्लूजन क्या हो जा रहा है, ज्यादातर बॉलर्स ने कितने विकेट लिए हैं, ये आपको पता करना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों गिवन डेटा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। तो नंबर ऑफ विकेट्स आपको एक क्लास दर्शा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वर्ग बता रहे हैं, और नंबर ऑफ बॉलर्स क्या बता रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। ठीक है, ओके, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, मोड समझना है, मोड क्या है। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड यानी कि बहुलक किस प्रकार लेकर आओगे आप, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H क्लास साइज। ठीक है बच्चों, तो डेटा लिख लेते हैं, चलो क्या होगा, क्लास साइज यानी कि वर्गाकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 50 में से 0 गया तो कितना आएगा, 50, ये आपको H मिल गया।
ठीक, क्लास साइज मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मतलब जहां पे मोड की होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जब से ज्यादा होगी वही क्या होगा, मोड होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो 16 बॉलर्स हैं इस ग्रुप में। ठीक है, 16 बॉलर 100 से 150 विकेट तक लिए हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर हो सकता है 8-10 बॉलर ऐसे हो जिन्होंने 100 विकेट लिए हो, 150 विकेट लिए हो। ठीक है, ऐसा क्या है, मोड यानी क्या होता है, रिपीटेशन, कितना वैल्यूज ऐसा है जो सेम सेम है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहीं पे मोड होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। ठीक, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये है आपका F1। ठीक, और ये कौन सा क्लास है, ये है आपका मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास आपको मिल गया 100 to 150, ये आपका मॉडल क्लास है। तो उसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 100 हो जाएगी। ठीक, F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक, ये कितना हो जाएगा 16। F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, सॉरी F0, ओके। F2 क्या हो जाएगा आपका, सक्सीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 12 है। ठीक है, तो ये आपको डेटा मिल गया। H तो आपने पहले लिख रखा था, तो अब इसको क्या करोगे, सिंपली आप जाओगे फॉर्मूले में पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। तो मोड आपको क्या मिलेगा, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है बच्चों 100 प्लस F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस F0 5 बट्टे में 16 दूनी 32 माइनस 5 माइनस 12 इंटू क्लास साइज क्या है आपका 50 का। सॉल्व कर लो। 17 15 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 50, तो 3 बार में, ये 10 बार में। ठीक है, तो 110/3, तो 100 प्लस 110/3। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो 100 प्लस 3 तियाँ 90, 3 छक्के 6×18 और यहाँ पे 66। ठीक है, तो 36.66 समथिंग आएगा आपको। फाइनली मोड मिल जाएगा, दिख रहा है क्या, हाँ, मोड बराबर मिल जाएगा 136.66। क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो सर, हाँ सर यहाँ पे 136.66 विकेट्स जो है लगभग बॉलर्स ने ली होंगी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बॉलर्स ने ली होंगी, सबसे ज्यादा बॉलर्स ने इस नंबर को ज्यादा रिपीट किया होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो आप बोल सकते हो 136 137 विकेट्स ऐसे विकेट्स हैं जिसको मैक्सिमम बॉलर्स ने लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोड। अब आपको क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि 5 कंक्लूजन ड्रॉ करिए। अब कंक्लूजन कैसे ड्रॉ होंगे, इस डेटा से तो लिमिटेशन है ना। यहाँ पे आपको एक ही कंक्लूजन मिल पाया कि सर 136 या 137 विकेट्स ऐसे विकेट्स हैं जिसको अधिकतर बॉलर्स ने लिया हुआ है। ठीक है, तो आप सेकंड कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, सीएफ से बहुत सारे डेटा मिलते हैं। ठीक है, तो देख लो 50 से कम विकेट लेने वाले कितने बॉलर हैं, 4 हैं। 100 से कम विकेट लेने वाले 9 बॉलर हैं। 150 से कम विकेट लेने वाले कितने हैं, 25 बॉलर हैं। 200 से कम विकेट लेने वाले कितने बॉलर हैं, 37 बॉलर हैं। और 250 से कम लेने वाले 40 बॉलर हैं। और यहाँ पे आप देख लो टोटल 300 विकेट से कम लेने वाले कितने बॉलर हैं, 42 बॉलर हैं। ठीक, अब आपसे कोई पूछे 25 विकेट से कम लेने वाले बॉलर की संख्या कितनी है, सॉरी कितने, हाँ 25 विकेट से, सॉरी यहाँ पे आएंगे 150 विकेट से कम विकेट लेने वाले बॉलर्स की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, 200 विकेट से कम विकेट लेने वाले बॉलर्स की संख्या कितनी है, 35 है। इसी प्रकार से ये क्या था, से कम मेथड था। आप एक से ज़्यादा मेथड भी लगा सकते हो, मोर देन मेथड भी लगा सकते हो, उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी। टोटल आप देख लो 4 + 5 = 9, यहाँ पे 25 37 और ये 40 42, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एफ टोटल 42। ठीक है, और 42 कैसे आता है, सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देते हैं। अब घटाते चलो,
अगर मैं आपको बोलूं 0 या उससे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर्स की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 42 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 0 या उससे अधिक विकेट्स लिए हैं, ठीक है, 0 और मोर देन दैट विकेट्स, ऑलराइट। 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 4 घटा देते हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 38। वैसे ही आप बोलो कि तीसरा 100 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स की संख्या कितनी है, तो आप नेक्स्ट घटा दोगे 5, 33 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट घटा दीजिए 16, कितना मिल जाएगा 17। और वैसे ही 12 घटा दो, कितना मिल जाएगा 5, फिर 3 घटा दो, कितना मिल जाएगा 2। ठीक, तो इस प्रकार से आपको फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। अब यहाँ से आप कंक्लूजन आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। 250 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स की संख्या कितनी है, मात्र 2 बॉलर्स है, ठीक है। तो कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो थोड़ा टेबल को बढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 5 कंक्लूजन आपको ड्रॉ करने हैं, आप बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एवरेज भी आप निकाल सकते हो, एवरेज भी एक टाइप का कंक्लूजन है ना। आप सभी बॉलर्स को जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ बॉलर कितने हैं, टोटल विकेट कितने लिए गए हैं, और डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर प्रत्येक बॉलर ने इतने इतने विकेट लिए हैं ऑन एन एवरेज, ठीक। तो वो भी एक टाइप का कंक्लूजन है, ठीक है। क्वेश्चन अगली तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य यानी कि मीन, ऑलराइट। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 एंड सो ऑन, ठीक है। शहरों की संख्या क्या है, 3, 10, 11, 8, 3। इस तालिका से 3 निष्कर्ष आपको निकालने हैं, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक। तो हमने डेटा लिख लिया है बच्चे स्क्रीन पे, ठीक है। साक्षरता दर आपको दी गई है, शहरों की संख्या आपको दी गई है। आपको क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना है, ठीक है। मीन यानी कि माध्य निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, मिड पॉइंट लगता है, ठीक है। मिड पॉइंट या वर्गांक या क्लास मार्क या मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट लगता है। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 45 से 55 रेंज दिया हुआ है, तो हम औसतन मान लेते हैं कितना, 45 प्लस 55/2 यानी कि आ जाएगा 50। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो 65 प्लस 55 यानी कि बटे 2, तो आपका आ जाएगा 60, 70, 80, 90, ऑलराइट। ये हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद क्या पढ़ोगे बच्चों, अब अगला आ जाएगा आपका टॉपिक एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो ये क्या था आपका एक्स आई था, और ये क्या है आपका एफ आई है। यही फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, शहरों की संख्या है, और ये क्या है आपके प्रतिशत है, साक्षरता दर प्रतिशत में। रेंज था, रेंज का औसत हमने बना दिया, एवरेज बना दिया, ठीक है। तो 50 इंटू 3 कितना हो जाता है आपका एफ आई एक्स आई, 150, 600, 770, 640, 270। ऐड कर लीजिए, समेशन एफ आई एक्स आई वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 23, 24, ठीक है। तो बच्चों वेरीफाई कर लेंगे इसको आप। अगला क्या है, शहरों की संख्या है, समेशन एफ आई 13, 11, 24, 32, 35, ठीक। तो ये हो गया बच्चों डेटा, ऑलराइट। तो अब क्या करेंगे हम, इसके हिसाब से मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला ले बताओ, क्या होता है फॉर्मूला, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ऑलराइट। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, 2430। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 35, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा वैल्यू आपका, 69.42 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीन, है ना। अब मीन से क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है, पहला कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया, सर औसतन भारत देश के शहरों की एवरेज लिटरेसी रेट कितनी है, 69.42, समझ रहे हो। 69.42% क्या है, भारत में लोग साक्षर हैं। ये आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया, कितने शहरों के आंकड़े लेके, 35 शहरों के आंकड़े लेकर, ठीक है। तो यही होता है स्टेटिस्टिक्स बच्चों। इसी टाइप से आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करके क्या करते हो, उनको अरेंज करते हो, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, स्टेटिस्टिक्स क्या है, ये आपका कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, समझ रहे हो। तो हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया, उसको प्रस्तुत किया, उसके बारे में आकलन किया, समझ रहे हो। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, एनालाइजिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका।
और इससे के साथ आपको और कंक्लूजन विड्रॉ करने हो तो वही आप करोगे, CF ले लो। ठीक, 55% से कम साक्षरता वाले कितने हैं? 3 राज्य हैं। 65 से कम वाले 13 राज्य हैं। और आपका 75 से कम वाले 24 राज्य हैं। और आपका 85 से कम वाले 32 राज्य हैं। और 95 से कम वाले कितने? टोटल 35 राज्य हैं। तो अब आप यहाँ से बड़ी आसानी से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग एन ईयर। ठीक है, फाइंड द मीन, आपको क्या निकालना है? मीन। ठीक है बच्चों, ओके। चलो ये क्वेश्चन रहने देते हैं, मीन ही निकालना है, मीन आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग टेबल शोज marks obtained by students in an examination. Marks obtained is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, 60. ऑलराइट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए 1, 12, 24, 32, 10, 5। तो आपको क्या बताना है? मीडियन बताना है। ठीक है, मीडियन। राइट 3 कंक्लूजन अबाउट द डेटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो डेटा आपके सामने है बच्चों, और मैंने आपको बताया था मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला ये है। L मतलब लोअर लिमिट किसकी? मीडियन क्लास की। H मतलब क्लास साइज यानी कि वर्गाकार। n/2 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं उनका आधा। ठीक है, क्योंकि मीडियन में आधे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा क्या है? CF दिया हुआ है आपको। CF क्या है यहाँ पे? ध्यान देंगे बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास है। ठीक है, तो मीडियन क्लास आपका जो भी आएगा उससे पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये। और F क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, मतलब जो भी आप मीडियन क्लास लेने वाले हो उसी का फ्रीक्वेंसी है वो। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए आप क्या निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पे CF लिख दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन से मेथड से निकालेंगे? लेस देन मेथड, लेस देन। ऑलराइट, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मेथड। 10 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चे कितने हैं? 1। 20 नंबर से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1 प्लस 12 यानी कि 13। ठीक, और वैसे ही आपका 30 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? 24 प्लस 13 यानी कि 37। ठीक, 40 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? 32 प्लस 37, 69। और वैसे ही आपको 50 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो आप बोलोगे सर 69 प्लस 10, 79। ऑलराइट, और 60 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो यहाँ कहा जा सकता है 79 प्लस 5 बराबर 84। 84 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर क्या है? 60 से कम है। ऑलराइट बच्चों, तो अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज को लेते चलते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए चाहिए क्या? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यानी कि माध्यिका निकालने के लिए चाहिए माध्यिका का वर्ग, कि भाई किस वर्ग में माध्यिका है हमारी। ऑलराइट, तो आपको मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? n/2 निकालना पड़ेगा। अब n क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आएंगे आपके? कैसे आएंगे बच्चों? सम ऑफ ऑल द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो समेशन F बराबर कितना हो जाएगा आपका? 84 ही आएगा ये भी। ठीक है, जोड़ लेंगे 36, 37 और ये 69, 17 और ये 84। तो ये आपका समीशन F 84 आएगा। समीशन F को ही क्या कहा जाता है? n कहा जाता है। ठीक है, तो n आ जाएगा आपका 84। अगर n 84 है तो n/2 कितना होगा? इंप्लाइज n/2 बराबर कितना आ जाएगा? 42। ठीक, तो मीडियन क्लास क्या होता है बच्चों? ऐसा क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 के बराबर या आसपास हो या उससे बड़ी हो। ठीक है, तो n/2 के आसपास क्या है? 37 है क्या? नहीं, वो छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं लेना है, उसके आसपास या बड़ी लेना है। तो 42 के बड़ी कौन सी है? 69 है। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लास जुड़ा हुआ है, वही आपका क्या होता है? मीडियन क्लास होता है। ठीक है, यही आपका मीडियन क्लास है। तो माध्यिका वर्ग आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, n/2 के साथ आपने क्या खोज लिया? मीडियन क्लास खोज लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पे। ऑलराइट, तो अब गिवन डेटा लिख लेते हैं। ये टेबल अभी खाली है, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको अलग से लिखेंगे। तो आपको लोअर लिमिट L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना मिल गया? 30। ठीक है, क्लास साइज यानी कि वर्ग का आकार H कितना मिल गया आपको? 10-10 का है क्या? हाँ। ठीक, आपको CF कितना मिल जाएगा?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 69 के बेस पे आपको मीडियन क्लास ये मिला, तो उससे पहले वाला क्लास ये है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 37 है। n/2 आपको कितना मिला? 42। ठीक है बच्चों, इसके साथ आपको f क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, है ना, यानी कि मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी क्या है? 30-40 मीडियन क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 32। ऑलराइट बच्चों, तो ये हो गया आपका डेटा। ठीक, आपने लिख लिया है। अब यहाँ पे निकाल लेंगे हम मीडियन। मीडियन हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। रखो वैल्यू। ठीक है, 30 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है? 42 माइनस CF कितना है? 37 डिवाइडेड बाई F कितना है आपका? 32 इंटू H कितना है आपका? 10। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5/32 इंटू 10। ठीक, तो 30 प्लस 50/32 यानी कि 25/60। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? देखो 31.56। ठीक है, ओके। तो 31.56 क्या है आपका? 31.56 ऐसा नंबर है जो कि 42वें और 43वें स्टूडेंट का एवरेज है। समझ रहे हो? आप बढ़ते क्रम में लगाओगे तो 84 स्टूडेंट खड़े होंगे। बीच का मीडियन आपको क्या निकालना होता है? 42 और 43 स्टूडेंट जो होगा ना, उसका एवरेज। तो ये आपको 42 43 नंबर के जो स्टूडेंट थे, उन लोगों को कितने नंबर मिले होंगे? 31.56 के आसपास। ठीक है, समझ रहे हो? एवरेज का मतलब क्या हो गया? मीडियन ऐसे ही निकलता था ना, तो मीडियन आपको मिल गया 31.56। ठीक, अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? कंक्लूजन क्या हो जाएगा? 31.56 तो मीडियन है। 31.56 नंबर से ज़्यादा लाने वाले बच्चे कितने हैं? 42 बच्चे हैं। 31.56 से कम लाने वाले बच्चे या उसके बराबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 42 बच्चे हैं। समझ में आया क्या? ये 31.56 क्या करेगा? 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो आधे बच्चों के नंबर इसके बराबर या इससे ज़्यादा है, आधे बच्चों के नंबर इसके बराबर या इससे कम है। समझ में आया क्या? ये हो गया आपका पहला कंक्लूजन। और इसके अलावा कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास है, उससे आप क्या बोल सकते हो? 37 से कम लाने वाले कितने नंबर, 24 से कम लाने वाले बच्चे कितने हैं? सॉरी, 30 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने? तो आप बोलोगे 37। 50 से कम लाने वाले 79 बच्चे हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप मोर देन मेथड बना लो तो आप से ज़्यादा भी बता सकते हो। ठीक है, मोर देन मेथड भी बना लोगे तो से ज़्यादा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सिलेबस समाप्त होता है। ठीक है, सिलेबस समाप्त होता है क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपके सिलेबस में आंशिक विलोपन किया गया है ना, यानी कि पार्शियली आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से आपके सिलेबस से कुछ कुछ हिस्से कट गए हैं। तो इस चैप्टर से आपको इंटरपोलेशन यानी कि अंतर्वेशन और वैसे ही बहिर्वेशन यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन नहीं पढ़ने को कहा गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं देख सकता हूँ मेरे क्लास में अभी 4-5 मिनट का टाइम है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी में समझा दूँ क्या होते हैं ये, तो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग समझ रहे हैं इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, अंतर्वेशन और बहिर्वेशन। तो यहाँ पे आपको कोई डेटा दिया गया है, क्या बोल रहा है? आपने क्या है, चूल्हे पर पानी गर्म होने को रखा है खुले बर्तन में। ठीक है, तो समय दिया है आपको मिनट में, तापमान दिया है डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या कर रहे हो? अलग अलग समय पे उसका जो तापमान है वो नोट कर रहे हो। तो 0 मिनट यानी कि आपने जब गैस चालू नहीं की थी तो उसका तापमान कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 10 मिनट बाद आपने देखा तो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। 30 मिनट बाद आपने देखा तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। 40 मिनट बाद वो कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे डेटा दिया है 0 मिनट का, 10 मिनट का, 30 मिनट का, 40 मिनट का। यहाँ पे आप देखोगे तो 20 मिनट बीच का डेटा एक गायब है। ठीक है, तो 0, 10, 20 होना चाहिए था, नहीं है, 30, 40 ये डेटा आपके पास मौजूद है। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि सर देखिए आप बताइए कि 20 मिनट पे क्या तापमान रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो कैसे बताऊं मैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्यों? मैं वहाँ था ही नहीं, मैंने मेज़र ही नहीं किया, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? सही बात है, आप नहीं बता सकते। लेकिन यहीं पे आ जाता है रोल किसका? इंटरपोलेशन का। ठीक है, इंटरपोलेशन क्या कहता है? इंटरपोलेशन पढ़ता है रुझान को। ठीक है, यानी कि ट्रेंड को। आप ट्रेंड देखो इस टेम्परेचर चेंज में। 0 मिनट पे 20 डिग्री सेल्सियस था, 10 मिनट बाद 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ के 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट बाद 10 से 30 में मतलब 20 मिनट बढ़ गए तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस हो गया।
लेकिन आप क्या देख रहे हो फिर 30 से 40 यानी कि फिर 10 मिनट बाद देख रहे हो तो सिर्फ 10 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, 20 से 30 डिग्री कितने में हो रहा है, 20 से 30 डिग्री कितने में हो रहा है भाई, 10 मिनट में हो रहा है। ठीक है, 20 मिनट बाद 30 से 50 हो रहा है। ठीक है, तो और 30 से 40 होने में कितना 30 से 40 मिनट में कितना लग रहा है, 50 से 60 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक कंटिन्यूस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एक सीधी रेखा को फॉलो कर रहा है। कैसे, प्रति मिनट 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। 0 मिनट पे 20 था, 10 मिनट बाद 30 हो गया, 20 मिनट बाद 50 हो गया, 10 मिनट बाद फिर 60 हो गया। तो प्रति मिनट पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। इसके अनुसार आप क्या बोल सकते हो, सर 20 मिनट पे अप्रोक्सीमेट 20 मिनट पे इसका जो वैल्यू रहा होगा टेम्परेचर का वो कितना रहा होगा, आप बोलोगे सर 40 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। समझ रहे हो। तो ये कैसे आ गया, ये पैटर्न आपने फॉलो किया। ये ग्राफ देखो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या दिया है, वैल्यू प्लॉट किए। 10 मिनट पे यहाँ वैल्यू दी है 30, और यहाँ पे आपको दिया 30 मिनट पे वैल्यू दी गई 50, 40 मिनट पे 60। अब आपको बताना है 20 मिनट की वैल्यू। आप क्या करोगे, ये जो ग्राफ दिख रही है आपको, ये ग्राफ दिख रहा है क्या, ग्राफ में आप क्या करोगे, आपको ग्राफ में सीधी सीधी लाइनें मिलती हैं। आप बोलोगे सर जो 20 वाली लाइन है ना वो ऊपर जाके कहाँ टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है। अब उसको साइड में जाके देखोगे तो आप बोलोगे सर 40 पे मिल गया मुझे, है ना। आप बोलोगे सर कि सर ग्राफ में मैंने प्लॉट किया था तो मुझे क्या मिला कि 20 मिनट पे इसका टेम्परेचर जो है 40 मिनट के आसपास रहा होगा, इस रेखा के अनुसार, अगर इस ट्रेंड को फॉलो किया होगा तो। अगर ट्रेंड को नहीं फॉलो करेगा तो क्या होगा, वो थोड़ा ऐसे मुड़ गया मान लो। ठीक है, यहाँ सीधा जा रहा था लेकिन आपकी नज़र हटते ही वो ऐसे मुड़ गया, फिर वापस सीधा चलने लग गया। ऐसा हो सकता है क्या, अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो हम बोल सकते हैं कि उसका 20 मिनट में टेम्परेचर कितना होगा, 40 रहा होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ है। ठीक है, आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ में जो अननोन पॉइंट है उसको आप खोज लोगे। ये काम आपने कहाँ किया है, जो आपने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, ग्राफ का एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 6। उसमें जाकर आप देखोगे तो आपने मिसिंग वैल्यूज बीच की खोजी होंगी। वही आपको क्या बोल रहा है, उसको एक वर्ड दे दिया, नाम दे दिया इंटरपोलेशन, यानी कि बीच का कोई वैल्यू खोजना जिस समय आप मौजूद नहीं थे। ठीक है, अब वैसे ही एक्स्ट्रापोलेशन होता है। ठीक है, बहिर्वेषण, यानी कि आप भविष्य को प्रिडिक्ट करोगे। क्या प्रिडिक्ट करोगे, सर 30 से 40 मिनट में जब 40वां मिनट हुआ तो ये 50 से 60 हो गया, तो 50वां मिनट जब आएगा तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। बच्चे हाथ उठा करके बोलेंगे सर 70 डिग्री हो जाएगा। पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये इसी ट्रेंड को फॉलो करता है, अगर ये इसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो 40 मिनट में 60 था तो 50 मिनट में क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो ये जो अगर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है आपका एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेट किया आपने, मतलब आपने भविष्य को प्रेडिक्ट किया है। इस चीज का यूज कहाँ कर सकते हो, आपका अगर कोई पैटर्न है, निश्चित पैटर्न है पॉपुलेशन में, है ना, जो आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसमें कोई निश्चित दर है, तो आप बता सकते हो आज से 4 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा। समझ रहे हो, अगर आपका एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में एक निश्चित दर है, आप उस समय नहीं थे लेकिन आपसे कोई पूछे 1950 में क्या पॉपुलेशन रही होगी, तो आप पीछे जाके डेटा खोज सकते हो। ठीक है, हो सकता है किसी साल पे दूसरी दिक्कतें आ गई थी, आप डेटा लेना भूल गए, तो बीच का भी डेटा आप खोज सकते हो अगर एक निश्चित ट्रेंड है तो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड यानी कि रुझान। अगर रुझान एक ही है तो आप अंतर्वेशन और बहिर्वेशन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। यही है आपका इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ क्या दिया है, वर्ष है, ऊंची कूद है ना, ओलंपिक में शायद ऊंची कूद का जो हाइट दिया हुआ है, ऊंची कूद यानी कि 1960 में जो भी खिलाड़ी ऊंचा कूदा होगा 1.85 मीटर ऊंचा कूद पाया, 1964 में 1.90 ऊंचा कूद पाया, 1972 में 1.92 ऊंचा कूद पाया, 1.93 ऊंचा कूद पाया 1976 में। तो आप देखोगे तो यहाँ आपको कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्या, हाँ मुझे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो 1960 से 1964 में 4 साल का गैप है, 1964 से 1968 आना चाहिए था, वो डेटा मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद 72 का डेटा दिया है, 76 का डेटा दिया है, 80 का डेटा दिया है, मतलब 4 4 साल के गैप में डेटा दिया है, लेकिन कौन सा डेटा नहीं दिया है, 68 का डेटा नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 68 का डेटा एक्स्ट्रापोलेट इंटरपोलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि अंतर्वेशन करना पड़ सकता है। लेकिन वैल्यू देखो, आप वैल्यू देखो फिर 1.85 मीटर कूदा किसमें, 1960 में, फिर 4 साल बाद 1.90 मीटर कूदा, मतलब कि 0.05 मीटर की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप 1972 का डेटा देखो, 1964 का डेटा देखो, 8 साल का गैप है लेकिन वृद्धि कितने की हो रही है, 0.02 मीटर की।
ठीक है, तो यहाँ पे तो ट्रेंड फॉलो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 0.05 मीटर जो एक 4 वर्ष में बढ़ा था, अब यहाँ 2-4 वर्ष हो गए, लेकिन बढ़ा उतना क्या नहीं बढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 72 से 76 में सिर्फ 0.01 का फर्क आ रहा है। 1.9 टू 1.93 में कितना फर्क है? 0.01 का। तो ये क्या हो गया? फिर ट्रेंड टूट गया यहाँ पे। तो आपको इस डेटा में कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई ट्रेंड ही नहीं है तो आप इंटरपोलेट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। एक्स्ट्रापोलेट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों को यही समझना है आपको, कब इंटरपोलेशन हो सकता है, कब इंटरपोलेशन नहीं हो सकता है। जब ट्रेंड है तो इंटरपोलेशन होगा, जब रुझान नहीं है तो इंटरपोलेशन नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो क्या? वैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ, वर्ष और परिणाम दिए गए हैं। ठीक है, सीजी बोर्ड का रिजल्ट है, मान लेते हैं 2001 में 88% स्टूडेंट पास हुए, 2002 में कितने? 80.5% पास हुए, 2003 में 66%, 2005 में 55%। इसका मतलब क्या है? वर्ष तो एक एक साल का गैप में ही दिया हुआ है ना। मान लो 2004 का डेटा मिसिंग है, लेकिन क्या आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है? 2001 से 2002 में 88 से 80.5 आ गया, मतलब 7.5% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 2002 से 2003 में क्या फर्क आ गया? 14.5 समथिंग। ठीक है, सॉरी 13.5 का डिक्रीमेंट हुआ है, सॉरी 15.5 दिख रहा है मुझे, कितना है? एनीवेज जो भी हो डेटा, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। 2001 से 2 में जो ट्रेंड फॉलो हुआ था वो 2002 से 3 में फॉलो नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो जहाँ ट्रेंड फॉलो नहीं होता वहाँ पे आप एक्स्ट्रापोलेट या इंटरपोलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है 2004 और 2006 के परीक्षा परिणाम का अनुमान लगा सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको दिए जनसंख्या के आंकड़े, मतलब पॉपुलेशन का जो वो है आपका फिगर्स है वो दिए हुए हैं। अब देखो 1960 में आपका पॉपुलेशन कुछ दिया हुआ है, 70 में दिया है, 80 में दिया है, 90 में दिया है, 2000 में दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 2010 का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया? 1960 से 1970 में एक ट्रेंड फॉलो हुआ क्या? ठीक है, ट्रेंड छोड़ो, यहाँ पे डेटा का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ प्लॉट दिया है। तो आप प्लॉट में देख सकते हो एक सीधी रेखा नहीं है, ये क्या एक सीधी रेखा नहीं है, टेढ़ा होते जा रहा है। ठीक है, कर्व चेंज हो रहा है, यानी कि इसका स्लोप चेंज हो रहा है इस डेटा का। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या भविष्य क्या होगा? नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या किया हुआ है देखो, 1990 से 2000 में जो ट्रेंड था, 1990 से 2000 में जो ट्रेंड था, उसी ट्रेंड को आगे मानते हुए, कोई परिवर्तन नहीं होगा मानते हुए 2010 का पॉपुलेशन को गैस कर रहा है। ठीक है, 2010 के पॉपुलेशन को गैस कर रहा है। किसको फॉलो करते हुए? 1990 से 2000 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए 2010 का, यानी कि 10 साल के ट्रेंड, पिछले 10 साल के ट्रेंड को फॉलो करके अगले 10 साल के ट्रेंड का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये सही होगा? नहीं, हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इससे पहले ये ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है, इससे पहले ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है। समझ रहे हो? तो इसलिए इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन कब होगा? ट्रेंड को देखकर होगा। ऑलराइट, हाँ, यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि 1990 का डेटा ये है, 2000 का डेटा ये है, तो 1995 का डेटा बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर बता सकते हैं। कैसे? ये 2 पॉइंट आपके पास है, बीच का पॉइंट आप खोज लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो, जब एक ट्रेंड या एक स्लोप हो आपके पास तो आप वैल्यू को एक्स्ट्रापोलेट या इंटरपोलेट कर सकते हो। चलो एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको। अब मान लो कोई आपको बोले कि आपको मैं 2 डेटा दे रहा हूँ, इस पॉइंट का डेटा दे रहा हूँ, इस पॉइंट का डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे इस पॉइंट का डेटा बताओ। मान लो एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट का डेटा मैं आपको दे दूंगा, आपसे मैं पूछूंगा इस पॉइंट का डेटा। तो आप क्या बोलोगे? रुकिए सर, हम घर जा रहे हैं, घर जाके हम क्या लाएंगे? ग्राफ पेपर लाएंगे, उस पर आपका ये दोनों वैल्यू प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस वैल्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई कि भाई जब तक आपको मैं ग्राफ पेपर नहीं दूंगा, पेन पेंसिल नहीं दूंगा, तब तक आप मुझे वैल्यू नहीं बताओगे। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है, ये तो दिक्कत है कि बिना ग्राफ पेपर के आप वैल्यू प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है। अब आ जाते हैं हम इंटरपोलेशन फार्मूला पे। ये आपके बुक में नहीं मिलेगा आपको, इंटरपोलेशन फार्मूला पे। अब इंटरपोलेशन फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, मैंने बोल दिया बुक में, लेकिन ये बुक में आपको मिल भी जाएगा। कहाँ पे? एक चैप्टर नंबर 6 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले को मैं समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। मान लो मैं आपको बोलूँ ये एक लाइन है। ठीक है, वैल्यू लिख देता हूँ, ये है 2, ये है 4, और ये है 4, ये है 8। ठीक है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 8। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ कहीं की वैल्यू बता दीजिए, x और y की वैल्यू। ठीक है, आपको बताना है ये x की वैल्यू, सॉरी चलो y की वैल्यू बतानी है। अगर आपको x की वैल्यू, मैं मान लो ये 2001 का डेटा है, ये 2002 का डेटा है, ये 2004 का डेटा है, तो आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ? 2003 का डेटा पूछ रहा हूँ। ये वैसे ही टाइप की बात हुई, समझ रहे हो बात मेरी आप? तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो।
कैसे फाइंड आउट होगा? आप देख सकते हो सीधा एक सीधी रेखा है ये, मतलब इस पूरे लाइन पे स्लोप क्या होगा? एक ही स्लोप होगा, है ना, यानी कि इस पूरी रेखा की ढाल एक ही है। अब ढाल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? स्लोप m क्या बताया था मैंने? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला। अब स्लोप देखो बच्चों, y2 क्या है 8 है, y1 क्या है 4 है, x2 क्या है 4 है, x1 क्या है 2 है। ठीक, तो वैल्यू रख दो, y2 माइनस वाई वन मतलब 8 माइनस 4, और वैसे x2 माइनस x1 4 माइनस 2, क्या आ गया 4/2 यानी कि 2। तो आपको यहां से मिल गया m की वैल्यू आ गई 2। सर स्लोप इसका 2 है। आप क्या बोल रहे हो सर इसका स्लोप 2 है? तो अगर यही स्लोप इसका है और पूरी लाइन पे वही स्लोप फॉलो हो रहा है तो मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। कैसे कर सकता हूँ? देखो, स्लोप 2 मिल गया क्या? बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा y2 माइनस वाई वन, तो अब ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो y माइनस 4 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि x2 कितना हो गया x, और माइनस क्या हो गया 2, बराबर कितना आ जाएगा 2। क्यों आ जाएगा 2? क्योंकि ये स्लोप है, स्लोप तो एक ही था ना। तो यहां से देखो, अब मैं आपको बोलूं ये 2 है, ये 4 है, मान लो x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू बता पाओगे क्या? y की वैल्यू बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। कैसे बता पाओगे? देखो, y बराबर क्या लिख, y माइनस 4 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2। समझ रहे हो क्या बात को? तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स की वैल्यू क्या रखी? 3 रखी, 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4। ठीक, कैलकुलेशन कचरा हो रहा है, देख लो यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 3, तो यहाँ पे रख दो 3, 3 माइनस 2 1, 2 गुणा 1 1, 4 प्लस 1 5। ठीक, कोई दिक्कत? बनेगा? प्लस बता दिया क्या? हाँ, 3 माइनस 2 1, 1 गुणा 2 2, तो 4 प्लस 2 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। आप बोल सकते हो हाँ सर मुझे भी दिख रहा है, देखो 2 है 3 है तो 4 हो गया, 4 है यहाँ पे 6 होगा तभी ना 8 होगा। तो ये हो गया आपका प्रेडिक्शन, जो आप देख के बोल सकते हो, इसी को हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्लोप होता है, स्लोप आपको इतनी मदद कर देगा कि आप बीच की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या बाद की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे? x है, ये y है, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, एक्स वाई ये है, ये आपका x2 है, ये y2 है, और ये क्या है, x1 है, y1 है। ठीक, तो स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप अगर मैं आपको बोलूं स्लोप m बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। कोई दिक्कत है ना? अब अगर इस पॉइंट को लेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, इस पॉइंट को ले लूं तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर m बराबर होगा y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों तो बराबर है ना, m और m तो बराबर होते हैं, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। कैसे हो जाएगा? देखो, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1 बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, ये x2 माइनस x1 है। इसको और कैसे लिख सकता हूँ? y माइनस वाई वन ब्रैकेट में बराबर x माइनस x1 इंटू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और अगर अरेंज करके लिख दूं तो कैसे लिख सकता हूं? देखो, इसी का y1 को मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो यहां से आप बोल सकते हो y बराबर क्या होगा सर, y1, ये पक्षांतर कर दिया y1 को ब्रैकेट खोल के, प्लस x माइनस x1 इंटू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाऊंगा वैल्यू, y की वैल्यू आपको चाहिए, y1 कितना है आपका, y1 4 है, x माइनस x1, x की वैल्यू क्या बोला था मैंने, 3 पे निकालो मान लो बोला था, तो 3 माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या थी 2, y2 की वैल्यू क्या है 4, सॉरी y2 की वैल्यू है 8, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, अपॉन में x2 की वैल्यू कितने 4, माइनस x1 की वैल्यू 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 गुणा 4/2 यानी कि 2, तो ये आपको मिल गया 6। ठीक, दिस इज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, यही है इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इसी को यूज एक्स्ट्रापोलेशन में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब क्या? एक्स्ट्रापोलेशन मतलब क्या, देखो बच्चों, ये लाइन है, ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब आपसे कोई पूछे
यहाँ बताइए सर x और y है, ये बाद की वैल्यू है। तो अगर आप बीच की वैल्यू खोज रहे हो तो इंटरपोलेशन, बाद की वैल्यू खोज रहे हो तो एक्सट्रापोलेशन, यानी कि बहिर्वेषण, ये अंतर्वेषण, यहाँ की वैल्यू अंतर्वेषण, यहाँ की वैल्यू बहिर्वेषण। ये दोनों आपको नॉन वैल्यूज हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वही फॉर्मूला है, सेम है ना। आप आंख मूंद के लगाइए, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक। मान लेते हैं वैल्यू ये वही पिछले वाली ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, और यहाँ पे मान लो x की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, 6 ले लेता हूँ। तो y की वैल्यू बताइए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y1 4 है, प्लस x माइनस x1, x की वैल्यू कितनी है, 6 है, x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, y2 की वैल्यू क्या है, 8, माइनस y1 कितना है, 4, x2 कितना है, 4 माइनस 2, ठीक। तो 4 प्लस 6 माइनस 2 4 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक। 4 दूनी 8 प्लस 4 12, तो y की वैल्यू आ गई 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। कोई दिक्कत, ट्रेंड देख लो, ट्रेंड दिख रहा है क्या, 4 8 12 2 4 6, ठीक। तो यहाँ पे ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो एक्स्ट्रापोलेशन भी हो रहा है, ठीक है। इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन नो डाउट यही फॉर्मूला यूज होगा। देख लो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन बोथ केस में। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। यहाँ पे आपका सिलेबस 10th का ख़त्म होता है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस लेक्चर टू बी लेंदी, है ना। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन डोंट माइंड, है ना। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर दें, और इसके अलावा कुछ हो तो बताएं।